Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. इंडियन पॉलिटी की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम समझने की कोशिश करते हैं एक और सेगमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और आज के इस लेक्चर में हम फंडामेंटल ड्यूटीज के एक इन डेप्थ स्टडी करते हैं ताकि जो भी क्वेश्चंस फंडामेंटल ड्यूटीज के इस टॉपिक से पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, हम उन्हें सही तरह से रेस्पॉन्ड कर पाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली हमें यहां पर पता होना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इफेक्ट में आ जाता है 26 ऑफ जनवरी 1950, देयर वाज नो मेंशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका मतलब ये हुआ कि एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जरूरी नहीं समझा गया था कि अलग से एक चैप्टर फंडामेंटल ड्यूटीज पर रखा जाए, इसलिए फंडामेंटल राइट्स के ही चैप्टर को पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। देयर वाज नो मेंशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज in the original constitution of 26th of January 1950। यहां पर हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड नहीं थे ओरिजिनली, तो कौन सी नीड, कौन सी नेसेसिटी इंडिया में इमर्ज हो जाती है जिसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को एक पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। तो जब वक्त था 25 ऑफ जून 1975, इंडिया में पहली बार इंटरनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट की जाती है अंडर आर्टिकल 352, जो नेशनल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट वाज फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था। And Indira Gandhi on its own without consulting the cabinet advised Fakhruddin Ali Ahmad to implement emergency under Article 352 called as internal emergency. Thus we can say on 25th of June 1975 first internal emergency was implemented in India by the Indira Gandhi led Congress government. Finally हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो emergency थी ये इंडिया में ऑपरेशनल रहती है टिल 21st of March 1977 तक। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी थी किसी हद तक सस्पेंडेड थी फॉर नियरली 2 इयर्स। यहां पर हमने फर्दर याद रखना चाहिए कि जितने भी अपोजिशन लीडर्स थे उनको यहां पर बिहाइंड द बार्स रखा जाता है। नियर अबाउट 676 जो अपोजिशन लीडर्स थे दे वर अरेस्टेड बाय द इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट। तो यहां पर पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजंस थे कि इंडिया में एक इमरजेंसी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। कि इंडिया में उस वक्त इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। रेलवे वर्कर्स जो थे दे वर ऑन द स्ट्राइक अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस इन 1974, they were demanding that their salary should be increased, and most important another person was there that is called जय प्रकाश। इसने एक प्रोग्राम यहां पर स्टार्ट किया called संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। He asked members of the police and the military to disobey the constitutional orders of the Congress led Indira Gandhi government। तो फाइनली जेपी मूवमेंट यहां पर चलाई जाती है जिसको एक टोटल रेवोल्यूशन के नाम से चलाया जाता है कि मकसद यही था कि जो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट, जो इंदिरा गांधी लेड कांग्रेस गवर्नमेंट जो यहां पर रन कर रही थी, इनके ऑर्डर्स को डिसओबे किया जाए। इनके जरिए जो भी डिक्लेरेशन पास की जा रही थी उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझा जाता था। तो जब इंदिरा गांधी को लगा कि जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल नहीं रहती है, तो फाइनली क्या होता है कि इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी एंड इमीडिएटली सभी जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, अपोजिशन पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चरण सिंह एंड आचार्य कृपलानी एंड बहुत सारे लीडर्स जो थे उनको अरेस्ट किया जाता है। इवन कांग्रेस के वो लीडर्स जो इंदिरा गांधी की इन एक्टिविटीज पर मुत्तफिक नहीं थे उन्हें भी अरेस्ट किया जाता है। क्योंकि अभी हमने समझा कि कोई भी एडवाइस, पहले आप यहां पर याद रखेंगे कि एनी एडवाइस जो प्राइम मिनिस्टर के ऑन इट्स ओन डिस्क्रिशन प्रेसिडेंट को की जाएगी वो एडवाइस अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाती है। तो यहां पर यही हुआ था कि मिस रूल ऑफ द इमरजेंसी प्रोविजंस पहली बार इंडिया में देखा गया था। वायर इन इंदिरा गांधी ऑन इट्स ओन विदाउट कंसल्टिंग द कैबिनेट मेंबर्स एडवाइज्ड प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद टू इंप्लीमेंट इमरजेंसी। सो फाइनली कांग्रेस के कुछ लीडर्स वो थे जिन्होंने इस इमरजेंसी प्रोविजंस की मुखालफत की या जिन्होंने इस इमरजेंसी इंप्लीमेंट
इंप्लीमेंट करने के प्रोसीजर की मुखालफत की और फाइनली इंदिरा गांधी ने इनको भी नहीं बख्शा और उनको भी यहां पर अरेस्ट किया जाता है, जो विद इन द कांग्रेस पार्टी भी मेंबर्स थे, जो इंदिरा गांधी की एक्टिविटीज को यहां पर अपोज कर रहे थे। तो ज्यूरिंग इमरजेंसी क्या हो जाता है? ज्यूरिंग द इमरजेंसी सिविल लिबर्टीज वर सीवियरली रेस्ट्रेन्ड, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वाज स्ट्रिक्टली curtailed एंड एनीथिंग पब्लिश्ड हैड टू पास द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो फाइनली यहां पर हम ये समझेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स थे उनको सस्पेंड किया जाता है और हर तरह की जो बंदिशें थी उनको आयद किया जाता है। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो प्रेजेंटली इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19 है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है और सेंसरशिप लॉज इंप्लीमेंट किए जाते हैं कि जो भी मीडिया यहां पर था, जो भी यहां पर प्रेस था, उनके जरिए से कोई भी पब्लिकेशन प्रिंट नहीं हो सकती थी विदाउट हैविंग द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये कुछ सूरत हाल ज्यूरिंग इमरजेंसी इंडिया में क्रिएट हुई थी। एंड नेशनल इमरजेंसी वाज बीइंग डिक्लेयर्ड इन इंडिया फॉर द थर्ड टाइम। तो यहां पर हम ये याद रखेंगे कि ये जो इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 यहां पर इंप्लीमेंट की गई थी, वो यहां पर थर्ड टाइम था जब इमरजेंसी इंप्लीमेंट की गई थी। लेकिन इससे पहले हम याद रखेंगे यहां पर कि 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुआ था तो वहां पर इमरजेंसी इंप्लीमेंट हुई थी अंडर आर्टिकल 352, लेकिन वो एक्सटर्नल इमरजेंसी थी। इसी तरह से पाकिस्तान के साथ जब इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971 हो जाता है, जिसका रिजल्ट निकलता है क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज हो जाती है, तो उस वक्त भी जो इमरजेंसी इंप्लीमेंटेड थी अंडर आर्टिकल 350, लेकिन वो भी एक्सटर्नल इमरजेंसी ही थी। तो ये हम यहां पर कह सकते हैं कि एक्सटर्नल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इससे पहले 2 बार इंप्लीमेंट की गई थी, लेकिन ये पहली बार था जब इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी इंप्लीमेंट की गई थी अंडर आर्टिकल 352। अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो इट वाज द थर्ड टाइम दैट इंडिया में इमरजेंसी इंप्लीमेंट की गई थी अंडर आर्टिकल 352। लेकिन अगर इंटरनल इमरजेंसी की बात की जाएगी तो इट वाज फर्स्ट टाइम व्हेन इंटरनल इमरजेंसी इन इंडिया वाज इंप्लीमेंटेड ड्यू टू बिकॉज की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इंडिया की थी वो गवर्नमेंट के काबू से बाहर हुई थी। देयर वर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ द ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन इंडिया, कर्फ्यूज वर इम्पोज्ड एंड द पुलिस डिटेन्ड पीपल विदाउट एनी ट्रायल। तो बहुत ज्यादा इंस्टेंसेस इंडिया में मिल रही थी जहां पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही थी, कर्फ्यू यहां पर इंपोज किया गया था और हर तरह की कोशिश की जाती थी, लोगों को डिटेन किया जाता था विदाउट हैविंग एनी ट्रायल, विदाउट हैविंग एनी फर्दर ट्रायल। तो इस तरह से ये सूरत हाल ज्यूरिंग इमरजेंसी ऑफ 1975 इंडिया में यहां पर क्रिएट की गई थी। तो फाइनली इसी दौरान क्या हो जाता है कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी इनके जरिए एक कमेटी यहां पर तश्कील दी जाती है, कमेटी यहां पर कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार सवारण सिंह। तो हम इसे सरदार सवारण सिंह कमेटी के नाम से जानते हैं। यह कमेटी सेट अप की जाती है कांग्रेस पार्टी के जरिए 1976 में। इस कमेटी को अपॉइंट करने का मकसद ये था टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ वायलेंस इन इंडिया, कि ये कौन सी इंडिया में कौन सी ऐसी कंडीशंस क्रिएट हुई थी जिसके जरिए से इंडिया में इस हद तक लोग एंटी नेशनल बने, लोगों ने वायलेंस क्रिएट हुई। तो फाइनली ये जो सवारण सिंह कमेटी थी इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की एंड इट रिकमेंडेड दैट द रूट कॉज ऑफ दिस वायलेशन, दैट द रूट कॉज ऑफ दिस वायलेंस इन इंडिया इज दैट पीपल ऑफ इंडिया आर अवेयर ओनली अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड देयर इज नो मेंशन ऑफ their duties. They do not know that there are some responsibilities of the common public towards the welfare of the country, towards the protection of the public property, towards the state. So there is a need and necessity to add a new chapter on fundamental duties so that people may be reminded that while enjoying their rights they also have the duties perform. So accordingly ये जो सवारण सिंह कमेटी होती हैं ये यहाँ पर रिकमेंड करती हैं 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करने के, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने की रिकमेंडेशन यहां पर सवारण सिंह कमेटी के जरिए किया जाता है। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी यहां पर जो सरदार सवारण सिंह कमेटी थी इनकी रिकमेंडेशन को यहां पर एक्सेप्ट किया जाता है विद माइनर मॉडिफिकेशन। सो अकॉर्डिंगली क्या होता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 पास किया जाता है। तो ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976
1976 है। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? बिकॉज ए नंबर ऑफ चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। दैट इज वाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पर क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज पर क्या इंपैक्ट था 42nd अमेंडमेंट एक्ट का? तो इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए पार्ट 4th ए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाता है। और ये जो पार्ट 4th ए था, इट वाज डील्ड विद ओनली वन आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 51 ए। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के जरिए पार्ट 4th ए ऐड किया गया और इस पार्ट 4th ए के अंडर आर्टिकल 51 ए रखा गया। और ये जो पार्ट 4th ए और आर्टिकल 51 ए ये डील करता था फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ। तो इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज रखी। ओरिजिनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहां पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई। तो जो क्लास आर्टिकल 51 ए सब क्लास ए टू जे रखा गया था, ए टू जे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। जबकि सवारण सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी सिर्फ 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करने के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सवारण सिंह कमेटी ने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन दी थी? तो हमने यहां पर 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को लिखना है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, तो वहां पर हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ही लिखना है। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी ओरिजिनली 10, ये क्लास ए टू जे के नाम से जानी जाती थी। तो उसके बाद क्या हो जाता है, क्लास के ऐड हो जाता है, जिसके जरिए से एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की जाती है वाया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। तब हम ये कह सकते हैं कि जो पार्ट 4th ए एंड आर्टिकल 51 ए जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का जिक्र किया गया है, इसमें से ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे। उसके बाद एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के जरिए। तो प्रेजेंटली हम यहां पर ये कह सकते हैं कि इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन there are 11 fundamental duty under part 4th A of the Indian Constitution and article 51 A of the Indian Constitution from sub class A to class K। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस क्लास में कौन से ड्यूटीज इंडियन सिटीजन्स पर यहाँ पर आयद की जाती हैं। तो ओरिजिनली ए पार्ट ए में लिखा हुआ है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम, चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, safeguard public property and abjure violence, strive towards excellence in all spheres of individual and collective security so that nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, and last one that is under K, opportunities for education to his child ward between the age of 6 to 14। और ये जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है इसको ऐड किया गया था वाया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के जरिए। दीज आर द 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो पार्ट 4th ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गई है। तो यहाँ पर इन ड्यूटीज को मेमोराइज करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए इनको आसानी से मेमोराइज किया जाए तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक इंटरेस्टिंग और शॉर्ट ट्रिक रखी हुई है जिसके अंदर हम आसानी से सभी इन फंडामेंटल ड्यूटीज को मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक शॉर्ट नोट रखा हुआ है। इस शॉर्ट नोट को हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, समझना है, और एक बार दो बार पढ़ने के बाद ये जो शॉर्ट नोट है ये हमें याद हो जाएगा। और इस शॉर्ट नोट के साथ साथ हमारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको याद करने में हमें आसानी हो जाएगी। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस शॉर्ट नोट के जरिए किस तरह से हम 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मेमोराइज कर सकते हैं। Constitution gives freedom to be sovereign nation, but we need to live as brothers, protect culture and environment, scientific temper necessary among public to excel. For this, all children should go to school. तो ये एक शॉर्ट नोट है जिसको हमने याद रखना है। To abide by the Constitution, it is the first fundamental duty. To respect the freedom struggle movement is ये है दूसरी fundamental duty. To respect the constitutional ideals that India to be a sovereign democratic republic, and to respect the national ideals it is the 4th fundamental duty. Maintain brotherhood it is the 5th fundamental duty. To protect the culture it is the 6th fundamental duty. To protect environment it is the 7th fundamental duty. To develop scientific temper it is the 8th fundamental duty.
To safeguard public property, it is the ninth fundamental duty. To strive towards excellence, it is the 10th fundamental duty. And duty of parents to send their children to school, it is the 11th fundamental duty. In this way, we tried to learn all the 11 duties of the Indian Constitution. Once again, we will try to keep in mind this short note, so it will help us to memorize all the 11 fundamental duties. First duty of Indian Constitution is to abide by the Constitution and respect its ideals. Second is to respect the freedom struggle movement, to respect the ideals of freedom struggle movement, and to respect the India that is sovereign, secular, democratic republic, and to respect the national ideals. So finally, these are the fourth fundamental duties. Constitution gives freedom to be a sovereign nation. To maintain brotherhood, it is the fifth fundamental duty. To protect culture, it is the sixth fundamental duty. To protect environment, it is the seventh fundamental duty. To develop scientific temper, it is the eighth fundamental duty. To protect public property, it is the ninth fundamental duty. And to strive towards excellence, it is the 10th fundamental duty. And the responsibility of parents to send their children to government schools, it is the 11th fundamental duty. By keeping in mind this short note, it will definitely help us to keep in mind all the 11 fundamental duties provided in Indian Constitution. यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि मकसद क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था behind the incorporation of these fundamental duties in the Indian Constitution. First of all, यहाँ पर हमने याद रखना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू सिटीजन्स और फॉरेनर्स। तो यहाँ पर आप याद रखोगे कि फंडामेंटल राइट्स में कुछ फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो सिटीजन्स के लिए भी और फॉरेनर्स जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी या एप्लीकेबल हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के केस में आप ये याद रखोगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एप्लीकेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इट मीन्स सिटीजन ऑफ इंडिया, इट मीन्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर ओनली बाउंड टू फॉलो द फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ये किस लिए ऐड किया गया? इट इज़ द वार्निंग अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़। इंडियंस के ज़रिए एंटी सोशल एक्टिविटी ना की जाए, उनके ज़रिए इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ज़रिए उनको ड्यूटी बाउंड बनाया जाता है। सिटीजन्स वाइल एंजॉइंग देयर राइट्स दे हैव टू बी रिमाइंडेड अबाउट द ड्यूटीज़ टुवर्ड्स द स्टेट। तो जिस तरह से सिटीजन्स अपने राइट्स एंजॉय करते हैं, साथ ही साथ इस चैप्टर को इनकॉर्पोरेट करने के बाद उन्हें जहन नशीन किया जाएगा, उन्हें रिमाइंड किया जाएगा कि आपकी ड्यूटीज़ भी हैं टुवर्ड्स द स्टेट। तो इट विल हेल्प टू प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग द सिटीजन्स। तो सिटीजन्स जो है वो रेस्पॉन्सिबल बनेंगे, उनमें सेपरेट ऑफ डिसिप्लिन एंड स्पिरिट ऑफ कमिटमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो यही मकसद था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया जाए। तो कुछ लूप होल्स हैं, कुछ नेगेटिव यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के केस में हमें ये देखने को मिल रहा है। नॉन इन्फोर्सेबल, इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिनली फंडामेंटल ड्यूटीज़ वायर नॉन इन्फोर्सेबल। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब ये हुआ कि इन केस कोई सिटीजन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है तो स्टेट के ज़रिए उसे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप याद रखोगे कि हमने कहा ओरिजिनली उस पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ के इन्फोर्समेंट के लिए लॉ पास कर सकते हैं। तो फाइनली कहा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कहा जाता है सेक्शनलेस ड्यूटीज़ बिकॉज देयर इज़ नो गवर्नमेंट सेक्शन बिहाइंड दीज इम्प्लीमेंटेशन। सो फाइनली पार्लियामेंट इसलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट कैन इनएक्ट ए लॉ फॉर इट्स इन्फोर्समेंट। यहाँ पर आप याद रखोगे कि जो ड्यूटी टू पे टैक्स इट वाज आल्सो इंक्लूडेड बाय द सवारन सिंह कमेटी टू बी इंक्लूडेड एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फंडामेंटल ड्यूटी ऐड नहीं किया। तो और एक बात यहाँ पर आप याद रखोगे कि जो सवारन सिंह कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड किया था कि वहाँ पर एक गवर्नमेंटल लेजिस्लेशन लानी चाहिए जिसके ज़रिए से ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इनको इन्फोर्सेबल बनाया जाए। इसलिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास राइट है कि वो एक लॉ के ज़रिए इनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक केस की स्टडी कर रहे हैं जिसके ज़रिए से हमें समझ आता है कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कंसेप्ट था जब ये नॉन इन्फोर्सेबल थे तो ये जुडिशरी तक पहुँचता है। उसके बाद कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्सेबल बनाया जाता है वाया पासिंग ए लेजिस्लेशन। तो इसी तरह से बीजीओ एमेनुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में क्या कहा गया था कि
The Supreme Court of India found that expulsion of school children for not singing national anthem constituted a violation of their right to freedom of expression। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट में दिया जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर जुडिशरी ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि अगर हम बच्चों को एक्सपेल करते हैं, स्कूल से निकालते हैं, स्कूल से टर्मिनेट करते हैं इस कंडीशन पर कि आपने नेशनल एंथम की सिंगिंग नहीं की या आपने नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो ये यहाँ पर वायलेशन हो जाती है क्योंकि उनके पास फंडामेंटल राइट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। तो जब हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर रहे हैं, जुडिशरी ने यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया नेशनल एंथम को यहाँ पर बच्चों के जरिए अगर नहीं गाया जाए तो इस बिना पर उनको स्कूल से नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि इनके पास भी अपना फंडामेंटल राइट है, उसे हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। तो इसलिए ये जो फंडामेंटल ड्यूटी थी ये आती थी अंडर आर्टिकल 51A सब क्लास ए में, जिसमें हमने पढ़ा था कि ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, रेस्पेक्ट द नेशनल एंथम एंड द नेशनल सॉन्ग। इस फंडामेंटल ड्यूटी को इन्फोर्सेबल बनाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 पास किया जाता है पार्लियामेंट के जरिए। इसमें क्या कहा जाता है कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटी, फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी थी, इसकी इन्फोर्समेंट यहाँ पर की जाती है वाया पासिंग ए लेजिस्लेशन whosoever intentionally prevents the singing of Indian national anthem or causes disturbance to any assembly engaged in such singing shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। फाइनली इसके बाद इस फंडामेंटल ड्यूटी 51A सब क्लास ए को इफेक्ट देने के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 पास किया जाता है, जिसके जरिए से सिटीजन ऑफ इंडिया को बाउंड बनाया जाता है कि वो जो भी असेंबली हो, नेशनल एंथम जहां पर नेशनल एंथम गाया जाता हो वहां पर इसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है या उस असेंबली में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करनी है। इन केस कोई इसमें मुलव्वस पाया गया उसको सजा दी जाएगी जो 3 साल तक हो सकती है, या उसे फाइन भी किया जा सकता है या उसे दोनों सजा भी दी जाएगी और उससे फाइन भी लिया जा सकता है। इसके बाद और एक केस था जब भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में हुई थी 1985 के दौरान। तो एक केस चला था जुडिशरी, जैसे हम MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं। द कॉज कंसर्न द डेटोरेशन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट एंड द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 21 टू इंश्योर ए बेटर क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड राइट टू एंजॉय पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 51A सब क्लास जी, जिसमें कहा जाता है प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ सिटीजन्स की ड्यूटी है, और इसको यहां पर जुडिशरी के जरिए इंटरप्ट किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेहतर एनवायरनमेंट लोगों को फराहम किया जाए, क्योंकि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट सिटीजन्स को प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट पार्ट है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इसका मतलब हुआ कि अब यहां पर सिटीजन्स की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट भी ड्यूटी बाउंड है यहां पर कि सिटीजन्स को बेटर एंड क्वालिटेटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, पोल्यूशन ऑफ फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए। ये यहां पर जुडिशरी के जरिए रूलिंग पास की जाती है। फॉर दैट पर्पज फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51 सब क्लास जी इसको इफेक्ट देने के लिए, जिसमें कहा जाता है ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ एंड हैव कंपैशन फॉर द लिविंग क्रिएचर्स। तो इसके लिए यहां पर पास किया जाता है एक एक्ट पार्लियामेंट के जरिए, जिसके जरिए प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट की बात की जाती है। इसमें से मोस्टली हमने याद रखना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पास किया जाता है, जिसके जरिए से कोशिश की जाती है कि सिटीजन्स को भी ड्यूटी बाउंड किया जाए और साथ ही साथ गवर्नमेंट के जरिए भी कदम उठाया जाए, बेहतर से बेहतर क्वालिटेटिव एनवायरनमेंट रखा जाए और एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाया जाए।
तो यहाँ पर हम एक आर्ग्यूमेंट और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में पास किया जाता है, जिसके जरिए से 11th ड्यूटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया जाता है पार्ट 4 ए आर्टिकल 51 ए में अब क्लास के नाम से, जिसमें कहा जाता है ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। इस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए दो चेंजेस लाई जाती हैं। एक फंडामेंटल राइट में चेंज लाई जाती हैं कि जो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ए है, जो डील करता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ, ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट, इसे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए फंडामेंटल राइट बनाया जाता है। तो और एक चेंज जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ी थी जी, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में चेंज लाई जाती है, दैट इज आर्टिकल 51 ए सब क्लास के ऐड किया जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के जरिए, जिसके जरिए से पेरेंट्स को रेस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14। इस तरह से ये मेजर चेंज थी वाया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002। लास्ट पर हम एक और बार कोशिश करते हैं कि जो ये शॉर्ट नोट है इसको याद करने की। इस शॉर्ट नोट के जरिए हम याद रख सकते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो पहले हम इसे सही तरह से पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू बी अ सॉवरेन नेशन। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू बी अ सॉवरेन नेशन के जरिए हम 4 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करते हैं। टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। टू गिव रेस्पेक्ट टू फ्रीडम स्ट्रगल आइडियल्स, ये सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है। ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स टू रेस्पेक्ट सॉवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो इट इज द थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी। टू सर्व द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज, टू सर्व द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज व्हेन नीडेड, इट इज द फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटी। तो इस तरह से पहले स्टेटमेंट में हमने 4 फंडामेंटल ड्यूटीज को समझा। दूसरा, बट वी मस्ट लिव एज ब्रदर्स, इसका मतलब हुआ कि फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी है टू मेंटेन कॉमन ब्रदरहुड बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इट इज द फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी। अब यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट है प्रोटेक्ट कल्चर एंड एनवायरमेंट। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोटेक्ट कल्चर it is the sixth fundamental duty and protect environment it is the fifth fundamental duty. Third statement, scientific temper necessary among public to excel। तो scientific temper necessary among public to excel, इसके जरिए से हम remaining fundamental duties को समझने की कोशिश करते हैं। To develop scientific temper it is the 8th fundamental duty, the 9th fundamental duty। To protect public property it is the 9th fundamental duty। To strive towards excellence it is the 10th fundamental duty। And the last statement is for this all children should go to school, and in this last statement we will learn the 11th fundamental duty, that is the duty of the parents to send their children to school between the age group of 6 to 14। In this way we learned all the 11 fundamental duties easily and very interestingly। Hope you have enjoyed this very video lecture with a great interest। So this was all in this today's video lecture, where we will be back with a new segment of Indian polity in the next video lecture. Till then, stay blessed. Allah Hafiz, fi amanillah. Keep learning.